अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज असीब। वेलकम टू असीब स्टूडियो। आज का हमारा टॉपिक गूगल पर सर्च किए जाने वाला सबसे ज़्यादा वर्ड बिटकॉइन है, जो कि 2010 अक्टूबर में इसकी वैल्यू ज़ीरो थी और आज उसकी वैल्यू अराउंड 42,000 यूएस डॉलर्स है, जो कि अगर पाकिस्तानी करेंसी में हम कन्वर्ट करते हैं तो वो अराउंड 1 करोड़ 25 से 30 लाख रुपया बनती है, जो कि एक बहुत बड़ा सक्सेस और बहुत बड़ी एक चीज़ है कि 14 सालों में, आज से 2010 में एक चीज़ शुरू हुई और आज इसमें इतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। ये 2008 में एक शख्स सतोशी नाकामोटो के जेन में ये एक क्राइटेरिया है, उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया। तो इस पे उन्होंने आखिर जो करेंसी थी उसको इंक्रीज करने के लिए, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, उनको अगर आप उठाकर देखते तो उनका सबसे पहले पेज में उनका मेन जो मोटो था वो सबसे वाज़ेह है। उनका था सिर्फ, उन्होंने पहले पेज पे लिखा था अ मनी सेंड टू डायरेक्टली फ्रॉम वन पार्टी टू एन अदर विदाउट इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि किसी भी बैंक को बगैर ऐड किए हुए हम अपनी जो पैसे ट्रांसफर हैं वो हम खुद कर सकें। जैसे कि हम बैंक को देते हैं, अगर हमने बाहर वगैरह में कोई पैसे ट्रांसफर करने तो हम बैंक जाते हैं तो वो काफ़ी फीस वगैरह लगती है या हमें जाना पड़ता है, आना पड़ता है, तो ये काफ़ी एक है। तो उन्होंने इस चीज़ को, करेंसी को अपडेट करने के लिए उन्होंने अब इस चीज़ को लॉन्च किया, जो कि आज तक जारी। जैसे कि अगर यूएस में आप देखते हैं उनको बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स यूएस डॉलर्स को कर रहा है, पाकिस्तान में देखते हैं तो स्टेट बैंक्स और पाकिस्तानी करेंसी को डील करता है। लेकिन उनका सिर्फ मोटो मेन ये था कि इसको कोई बंदा डील नहीं करेगा, ये ओपन होगा, हर चीज़ हर बंदा खुद करेगा। और अब आगे मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन से बताऊंगा कि आखिर ये कैसे वर्किंग हो रही है, इसके पीछे आखिर कैसे, मतलब इसका सारा प्रोसेस है। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको इसे एक्सप्लेन से बताऊंगा। जैसे कि हम देखते हैं बिटकॉइन है, ये एक वैल्यू है, मनी भी एक वैल्यू है, पैसा एक वैल्यू है। जैसे कि अगर हम पुराने वक्तों में देखते हैं तो उधर पहले लोग चीज़ें देकर अपने जो इतने भी होती थी ट्रांजैक्शंस, ट्रेडिंग वगैरह करते थे। उसके बाद ये गोल्ड पे कन्वर्ट हुआ, फिर गोल्ड से करने लगे, लेकिन गोल्ड को भी कैरी करना मुश्किल था, तो फिर उन्होंने इसको पॉकेट में यानी कि पैसे कर दिए, करेंसी कर दी, तो ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। लेकिन उसके बाद अब ये जो बिटकॉइन है ये तो अब जदीद टेक्नोलॉजी में आगे की तरफ आ गया, क्योंकि 1971 में यूएस ने जीडीटी स्टैंडर्ड को भी ख़त्म कर दिया था कि ताकि हर कंपनी अपनी मर्जी के नोट छापे, उनकी उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। शुरू में पहले 1971 से पहले ये था। तो जो कि अब हम पैसे होते हैं जो हम बैंक के थ्रू करते हैं, तो ये हम एक बैंक को अथॉरिटी देते हैं कि वो हमारे पैसे के साथ खेल सकें। तो ये दरअसल बिटकॉइन मेन बनाने का मकसद ही ये था कि ये अल्टरनेट, इसका जो फाइनेंशियल सिस्टम जो जितने चाह रहे हैं बैंक वगैरह, ये जो भी एक्सचेंज वगैरह, ये अंदर से जो थर्ड पार्टी है वो चला जाए। ये अगर इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें 2008 में मिलती है, जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, तो तब बड़े बड़े बैंक करप्ट हो गए थे, तो लोगों के पैसे दांव पे लग जाते हैं। जैसे कि हमने सेफ रखे होते हैं तो वो हो जाते, जैसे लेमन ब्रदर्स जैसे इतने बड़े बैंक्स वगैरह सारे चेंज हो गए थे। तो इसमें सबसे पहले फिर इन्होंने जो सतोशी नाकामोटो का मेन एम था, उनका यही था कि इसमें से थर्ड पार्टी को दूर किया जाए। फिर आस्ते आस्ते पहले बिटकॉइन आया, फिर इथेरियम, रिपल, फिर आगे नहीं। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी तरफ के ये टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है। तो जैसे कि सारे बिटकॉइन का एक खाता होता है जिसको हम लेजर बोलते हैं, इसकी कॉपी हर सिस्टम में होती है जो बिटकॉइन का हिस्सा है। ये माइनर्स का काम होता है कि ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना। ये मेन सिर्फ ट्रांजैक्शंस वेरीफाई कर रहे होते हैं, जो ए ने सेंड किए बी को, तो इसको ये पास करते हैं, तो इनको उसके बदले में मिलता है जो बिटकॉइन, थोड़ा सा हिस्सा बिटकॉइन का मिलता है माइनर्स को। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, ये इतना आसान काम नहीं होता कि आपका किसी भी बैठ के कर लेंगे। लेकिन ये भी कहना नहीं मुमकिन है कि उनके पास कंप्यूटर्स बहुत आला किस्म के होते हैं, तो उनके लिए इतना कोई मुश्किल नहीं होता। इवन कि एवरी बिटकॉइन हैज़ अ यूनिक वेरिएबल, हर बिटकॉइन का अलग अलग वेरिएबल होता है, जो अगर इक्वेशन सोल्व करने बैठे तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो उन्होंने टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करते हुए वो उसको करते रहते हैं। तो ये जब दूसरे कंप्यूटर्स को कंफर्म कर देते हैं कि ए ने सेंड किए दूसरे को, तो ये एक चेन में ऐड हो जाता है, और इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं ब्लॉकचेन। तो कुछ लोग इस तरह मेन इसका प्रोसेस चलता है। तो और कुछ लोग इसको समझते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर में, कुछ लोग इसको समझते हैं अल्टरनेट करेंसी के तौर में। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि अगर हम गोल्ड वगैरह, तो फिजिकल वगैरह चीज़ें अगर नहीं
कहते हैं कुछ लोगों का बिलीव है कि फिजिकल हमारी पॉकेट में होगा तो ये ऑन एयर होता है, ये हवा में ही होती है कि जिस तरह गोल्ड है या फिजिकल करेंसी है वो हमारी जेब में होता है। लेकिन इसका इतना रुझान ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको किसी शॉपकीपर्स के पास लेके जाते हैं तो इसमें 10 मिनट लग जाते हैं इसको ट्रांसफ़र करते हुए। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आप किसी भी जगह गए तो 10 मिनट आप ठहरेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इसको देखेंगे कि फ़ॉरेन ट्रांजेक्शन वगैरह में करना होगा तो उसमें 10 मिनट मैटर नहीं करते, क्योंकि उसमें आप बैंक्स वगैरह भी जाते हैं तो काफ़ी वक्त लग जाता है। लेकिन ये है कि इसके अंदर काफ़ी आपको सहूलत हो जाती है और आपकी फ़ीस वगैरह भी बच जाती है। तो बैंक कभी भी इसकी सपोर्ट में नहीं है, लेकिन इसको सबसे बड़ा एज जो कह सकते हैं आप पॉइंट इसको मिला पेंडेमिक्स में कि लोग बैंक्स वगैरह या बाहर नहीं जा रहे थे, ट्रांसफ़र चीज़ें करनी लेनी ये वो, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में आगाही हासिल हुई और लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू किया। तो ये आज बहुत एक अच्छी चीज़ है, एक अपडेट चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में आज की वीडियो में इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आइडिया होगा कि आखिर कैसे डील किए कर रहे हैं, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं और कैसे इसके आने से सहूलतें भी आ रही हैं और आने वाले वक्त में मज़ीद हो भी जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।